Good evening, beta. Good evening, everyone. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्रेशन के डाउट्स लेंगे और प्रोग्रेशन पे कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे डिस्कस, राइट? यही बोला था ना लास्ट क्लास में मैंने। Yes. ठीक है, तो ये परिवर्त प्रोग्रेशन में हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ मीन का कॉन्सेप्ट कर चुके थे। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशंस कर लिया था। उस पर बेस्ड कुछ फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके थे या नहीं? ये दिस क्वेश्चन नंबर 4 वाज डन और इट वाज पेंडिंग। Yes, sir. इट वाज डन, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट फटाफट आप शुरू हो जाइए, आप लोग सॉल्व करते रहिए जरा। फिफ्थ ए एंड हो गया। Yes, we gave. हाँ, क्योंकि काफी देर से डिस्कस मतलब ये डिस्प्ले हो रहा था। तो फिफ्थ ए जैसे देखो, फिफ्थ ए जिसका किसका इसका हो गया, जरा मुझे एक मिनट एक बार बता दो मुझको कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ए की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे देखो, जो गिवन है क्वेश्चन उसको मैं लिख देता हूँ कि क्या प्रूफ करना है। बेसिकली एन इज अ नेचुरल नंबर एंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन हमें प्रूफ करना है एन प्लस वन होल टू द पावर एन is greater than equal to 2 raised to the power n multiplied by n factorial. So, truly speaking, in the first go, if you observe and if you are not very experienced problem solver, then you will not get much of idea directly in first go. समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, कुछ 4 एक बच्चों का हो गया है। एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं। बट जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उस और हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एएम और जीएम या जीएम और एचएम अगर लगेगा तो कौन सा मीन का कंपैरिजन हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा, अरिथमेटिक मीन समेशन को इन्वॉल्व करता है, ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करता है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट, और हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल्स का सम को इन्वॉल्व करता है। तो उससे भी हमें आइडिया मिलता है कि वेदर आई नीड टू अप्लाई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम और जीएम ग्रेटर देन इक्वल एचएम और एम ग्रेटर देन इक्वल एचएम। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अगर ये बात समझते हुए कि अरिथमेटिक मीन में समेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट होता है, हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल्स का सम यूज होता है, वहां से अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा रीट्रैक करना है, रीट्रेस करना है, रिवर्स ट्रेस करना है। तो इसके पेनल्टी स्टेप पे जाए कि क्या प्रूफ करने से, ये प्रूफ करने का मतलब क्या प्रूफ करना है। तो वहां से एक आइडिया मिलता है, देखो ध्यान से, कि ये n प्लस वन is greater than equal to 2 raised to the power n into n factorial whole to the power 1 by n. To prove that, to prove this means to prove this. ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। दोनों साइड nth रूट ले लिया। अब इससे क्या हुआ कि राइट हैंड साइड जो है, ध्यान से देखो इधर, तो ये क्या है, 2 रेस्ट टू द पावर n होल टू द पावर n बाय 1 बाय n, तो ये हो गया 2। तो यहां से आ गया n प्लस वन बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिखेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको नजर आएगा कि इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है। क्योंकि देखो, अगर हमने बाय चांस कुछ स्टेप लिया, सॉल्व हो गया, वो एक अलग बात होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बातें अचानक स्ट्राइक कर जाती है और सॉल्व हो जाता है। बट एक नेचुरल वे होना चाहिए प्रॉब्लम को सोचने का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान उधर जाए। ठीक है, ये प्रूफ करने का मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू ओवर n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 3 इंटू टू इंटू वन होल टू द पावर 1 बाई n।
और अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/n है. इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural numbers. Are you getting my point? And what is this? Not this one, rather this entire expression. This entire expression is geometric mean of first n natural number. And what is LHS? What does LHS represent now? It is arithmetic mean. है कि नहीं? Arithmetic mean of Yes, sir. first n natural numbers. And so it is true. AM is greater than equal to GM. Arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. तो 1 से लेके n नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन लोगे तो क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन यही तो आएगा, 1 + 2 + 3 up to n divided by n, and it has to be greater than equal to product of first n natural number is n factorial whole to the power 1/n. तो अरिथमेटिक मीन greater than equal to geometric mean automatically gets you to that inequality, and this when simplified become this, and this when you raise the power n both side it will get to that, and this will, and therefore the result is proved. तो फिफ्थ का ए पार्ट हो गया. अब जरा फिफ्थ का बी पार्ट बताओ. हो गया सर. फिफ्थ बी किसका हो गया? हाँ, जिसका हो गया है जरा बताओ तो चैट बॉक्स में मेंशन करो जिसका इसका हो गया. मेहुल तुम्हारा हो गया है? यस सर. आयुष तुम्हारा भी हो गया है? यस. और किसका इसका हुआ भाई? सुकृत हो गया. ठीक है, इसमें वही 4-5 लोग का हुआ है, बाकी लोग का नहीं हुआ है. एनीवे लेट अस डिस्कस. जिसका हो गया कोई एक बच्चा बताए तो. सर इसमें बस 3 a⁻³ को मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हो गया. तुम्हें ये आइडिया मिला कैसे? सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट ये आइडिया कैसे मिला ये बताओ. हाउ डू यू गेट दैट आइडिया? हाउ डिड यू थिंक दैट वे? सर वो काफी क्वेश्चन किए थे, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जैसे x² y⁻³ की, तो उसमें समझ आ गया था कि मतलब जितनी पावर है ना उतने में उसको डिवाइड करके सर वैसे मतलब हो गया था सर, समझ आ गया था ऐसे ही होगा. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया कैसे मिला था? पहले कोई इलस्ट्रेशन पॉट देखा था, कोई सॉल्व एग्जांपल देखा था, या अपने आप तुम्हें आइडिया मिला? ये सर किया था सर सीधा, मतलब x² देखा तो मेरे को लगा उसको x + x में करेंगे तो सर तभी gm में सर वो मल्टीप्लाई होके x² आएगा ना, तो सर देखो वैसे ही किया. देखो बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम. रिकॉल करो उस क्लास में, पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर समेशन को मिनिमाइज करना हो, याद आया कुछ? समेशन की मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कब? जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो. जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो. अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो समेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और अगर समेशन कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वो इंपॉर्टेंट बात है जो जहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. जैसे यहां पर आपने क्या देखा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द समेशन की बात हो रही है, मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ a⁻⁻5 प्लस a⁻⁻4 प्लस 3a⁻³ प्लस 1 प्लस a⁸ प्लस a�10. ये समेशन की बात हो रही है. समेशन को हम मिनिमम सम चाहते हैं तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए. जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहाँ पर a की पावर क्या आएगी? 18. जबकि नेगेटिव पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5, 4, 9, 3, 12 ओनली. तो प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आएगा.
अभी राइट नाउ एज इट इज अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू कंसिडर देम टू बी 1 2 3 4 5 6 टर्म, then the product will not be constant, it will be a function of a. तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट होने के लिए हमें क्या कर सकते हैं हम, तो उसके लिए ये वाला टर्म जो है, इस टर्म को अगर हम ऐसे लिखें, a की पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो तीन टर्म था, 3 मैंगो इज मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो, ऐसा ब्रेक कर दिया, कितने टर्म हो गया? अब इन टोटल हमारे पास में 8 टर्म हो गए, और ये 8 टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3, एक्चुअली हमने 6 a टू द पावर -6 क्रिएट कर दिया, वही 6 का डिफरेंस था, वो रिप्लेनिश हो गया, राइट? तो 18, और यहां पर भी 3 3 3 3 जा, जब मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 9 4 13 5 18, तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन में दिस डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन में आएगा 1 टू द पावर 1/8, एंड देयरफॉर ये क्वांटिटी a टू द पावर -5 प्लस a टू द पावर -4 प्लस a टू द पावर -3 का ट्रिपल, एंड प्लस 1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इस समेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है? अगर इसको s बोलते हैं तो s मिनिमम इज इक्वल टू 8। कब होगा? कब होगा? जब इक्वालिटी होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली इफ इक्वालिटी होल्ड्स। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब am इक्वल टू gm हो जाए। वो कब होता है? जब सारी नंबर इक्वल हो जाए, तो सारी नंबर 1 के इक्वल हो जाए, ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सारे टर्म, ये जो सारे के सारे 8 टर्म है ना, ये सारे 8 टर्म सेम हो जाएंगे, तब इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो आई थिंक बी पार्ट समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है भाई? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ओके जी, थैंक यू। गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब इसमें लगभग बात वही हो रही है, फटाफट जरा अप्लाई करो। यस सर, वही है सर। समेशन समेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, समेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन x और y के प्रोडक्ट को नहीं, रादर x³ y² प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जिसको आइडिया है वो अभी बोलेंगे नहीं, जो लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, या जिनको लगता है कि कर जाएंगे, फटाफट सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो करते रहेंगे आप तब तक, मतलब बैठेंगे नहीं आप कुछ करते रहेंगे। आप इस सीरीज का सम करेंगे, फाइंड आउट द समेशन ऑफ 1 इन, एक सेकेंड, समेशन 6 प्लस 24 प्लस 60 प्लस 120 up to n terms। एक ये क्वेश्चन है, इवेलुएट द सम, राइट? और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये भी कर लेंगे। ये नंबर्स का ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो nth रो है, उसकी सारी नंबर का सम बताना है।
sum of nth row. Sn is the sum of numbers in nth row. ठीक है जी. So first you have to try A, B, C, and then if you have time and you have done these 3 questions, then you will try out D and E part. Take your time. Sixth का A part कितने बच्चों का हो गया? Sixth A. Just let me know. 6th question का A part. ओके. देखो जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया है वो लोग कैरी ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट. इसमें बेटा देखो सीधी सी बात है, सम तो कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट मतलब हम प्रोडक्ट कहां पर आता है? ज्योमेट्रिक मीन में. ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट आता है, अरिथमेटिक मीन में सम आता है. ये तो क्लियर है ना आपको? तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है जिसको मैक्सिमाइज करना है, ये प्रोडक्ट में मतलब ज्योमेट्रिक मीन में आएगा. तो ज्योमेट्रिक मीन में हमें चाहिए क्या? अगर इसको मैं बोलूं कि ये जीएम है, तो ये फाइंड करने के लिए x 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू एक्स एंड y इंटू वाई. y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन हमने 5 नंबर का लिया होगा, उसमें से 3 टर्म में x रहा होगा और 2 टर्म में y रहा होगा. बट समेशन x और y का कांस्टेंट दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि हमें एक x से 3x के टर्म बनाने हैं और एक y से 2y के टर्म बनाने हैं, बट समेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना. मतलब ये चीज को चेंज बिना किए हुए, विदाउट चेंजिंग दिस इक्वेशन, यू हैव टू चेंज इट इन सच अ मैनर that there you get 3 terms of x and 2 terms of y. I repeat it again. Without changing this equation, you have to change it so that there are 3 term of x and 2 term of y. How do you do it? So definitely you will split x into 3 terms, x by 3 plus x by 3 plus x by 3. So that the summation of these 3 terms remains x. And you will split y into 2 terms, y by 2 plus y by 2, and thereby you will get 5 terms, and you take kya? Arithmetic mean of these 5 terms has to be greater than equal to geometric mean of the same 5 terms. The arithmetic mean is this by 5 is greater than equal to, what is the geometric mean? X by 3 raised to the power 3 and y by 2 raised to the power 2 whole raised to the power 1 over 5. Agreed or not? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने बात समझाने की कोशिश करी आपको? जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी वो आइडिया समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन बात की बात है बेटा, एक बार तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया कैरी कर गया तो आप कोई भी क्वेश्चन में उसको आप लगा लोगे. बट अगर आइडिया नहीं समझ में आया, अगर आपको लगा ये धक्के से कर रहे हैं, तब नहीं कर पाओगे उसको. थॉट प्रोसेस समझ में आ गई कि हमें ऐसे टर्म्स चाहिए या इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए जिनके प्रोडक्ट से x का क्यूब बने और y का स्क्वायर बने. मतलब y 2 टर्म में होना चाहिए और x 3 टर्म में होने चाहिए. तो एक x से 3x बना दिया और एक y के टर्म से 2y के टर्म बना दिया, ऑब्वियसली y by 2 करके और x by 3 करके. वेल ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया. इधर देखो समेशन अभी भी वही है, x plus y, ये न्यूमरेटर is x plus y which is given as 10 by 5 is greater than equal to x cube into y square upon 3 cube into 2 square raised to the power 5, 1 by 5 ना. ये 2 है तो 2 raised to the power 5 is greater than equal to x cube y square over 27, मतलब 3 cube into 2 square, and therefore यहाँ से है x cube into y square is less than equal to 2 raised to the power 7 into 3 cube. तो अगर ये क्वांटिटी इस कांस्टेंट वैल्यू से लेस या इक्वल है, इससे एक बात क्लियर हो रही है कि x क्यूब y स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है.
इट विल बी इक्वल टू 2 to the power 7। कितना होता है 2 की पावर 7? 128। यस सर। 56। 128 मल्टीप्लाइड बाई 27। और कब होगा ऐसा? जब इक्वालिटी होल्ड करेगी। व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब क्या है कि am इक्वल टू gm हो जाए। और am gm के इक्वल कब होता है? जब सारे टर्म जिसका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं वो सभी टर्म इक्वल हो जाएं। मतलब जब that is when x by 3 becomes y by 2। और मान लो ये k है, मतलब जब x की वैल्यू 3k हो जाए एंड y की वैल्यू 2k हो जाए। इसका मतलब है कि x प्लस वाई मतलब 5k। x और y का सम जो है वो 10 है दिया हुआ है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मैक्सिमम इतनी आएगी। और कब आएगी? जब x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू 4 हो जाए। x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू 4 हो जाए। डिड यू गेट इट? Yes. तो ये आ गया तुम्हारा ए पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से बी और सी करो और फिर कंसिक्वेंटली डी और ई पार्ट करिए। ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन, आगे करते जाओ, अभी मैं चेक करता हूँ। बी पार्ट में लगभग बात वैसे ही है, आप समझ ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है बी पार्ट के लिए भी, है कि नहीं? एक्स के कितने पार्ट करेंगे? 2 पार्ट करेंगे। और वाई के कितने पार्ट करेंगे? 4 पार्ट करेंगे। y/4 प्लस y/4 प्लस y/4 प्लस y/4। और जेड के कितने पार्ट करेंगे? 2 पार्ट करेंगे। z/2 प्लस z/2 ओवर टोटल 8 हो गया ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा x की पावर x² y4 z² अपॉन 2 to the power 4 and 4 to the power 4 whole raised to the power 1/8। अब ये समेशन तो x प्लस वाई प्लस जेड 8 है। 8/8 1 आ गया, दिस इज 1। 1 to the power 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² y रेज टू द पावर 4 z² by 2 to the power 4 into 2 to the power 8। Virtually speaking, x² y4 z² is always less than equal to 2 raised to the power 12। What is 2 to the power 12? What is 2 to the power 12? 2 to the power 10 is 1024। 4096। आ जाएगा, दिस इज यहां से आ गया x² y to the power 4 z² मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 4096। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ x by 2 becomes equal to y by 4 becomes equal to z by 2, let it be k, that means x becomes 2k and y as and z as well, and y becomes 4k। x और z इक्वल टू 2k हो गया और y 4k हो गया। इसका मतलब है कि तीनों का जो सम है ना, उसकी बात करो, तीनों का सम। तो x और y का सम क्या आएगा? 4k प्लस z, नहीं, x और z का प्लस 4k इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू 1 आ गई। मतलब जब x इज इक्वल टू y, ना, x इक्वल टू z इक्वल टू x इक्वल टू z इक्वल टू 2
एंड y इक्वल टू 4। अगर ऐसा होगा तो ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी। अब सी वाले में थोड़ा रिवर्स दिया हुआ है, यहाँ पर अभी प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम को ऑप्टिमाइज करा रहे थे, ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट का आंसर सबका सही आया था। हम्म, सी पार्ट का आंसर भी आ गया। एक्स के दो टर्म आए थे, 2x को x प्लस एक्स कर दो और 3y को y प्लस वाई कर दो, डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होल टू द पावर 1/5। वही AMGM लगाया। अब इसी में जब आप एक क्वांटिटी कई बार आती है तो इसको बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। मींस अगर किसी डेटा में x 2 बार आ रहा है, y 3 बार आ रहा है, मतलब x का वेट 2 है और y का वेट 3 है। जो जितनी बार रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और इसी को मैथमेटिक्स में मतलब मीन के कॉन्सेप्ट में उसको वेट बोलते हैं। जो नंबर जितनी ज्यादा बार प्रेजेंट होगी मीन लेते समय, the average value will be shifted to that number। ये तो आपने स्टैट में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई डेटा जो है वो बहुत, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत आई है तो मीन उसकी तरफ डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको वेट बोलते हैं। मतलब इसी को ऐसे लिखें कि 2x प्लस 3y अपॉन 5। तो 2 is the weight of x and 3 is the weight of y, and it is greater than equal to x square y cube की पावर 1/5, but it is given that 2x plus 3y का लीस्ट वैल्यू हमें चाहिए, तो ये वैल्यू तो वैल्यू दी हुई है, तो 2x plus 3y is greater than equal to 5 times what is x square y cube, 6 की पावर 1/5। तो यहाँ से 2x plus 3y की मिनिमम वैल्यू मिल गई है ना। क्या है मिनिमम वैल्यू? 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 1/5। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, जब x और y की वैल्यू सेव हो जाएगी तो। a हो गया जी, b हो गया, c हो गया। अब आगे बताओ जरा d और e पार्ट में किसका इसका हो गया, d और e पार्ट? डी पार्ट किसका इसका हो गया? डी पार्ट किसी का नहीं हुआ अभी तक? टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। टर्म तो समझ आ गई, 2 into 3 2 into 3 into 4 वही हो रहा टर्म समझ में आ गया? है। अच्छी बात है। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया कि इसका इस सीक्वेंस का ये सीक्वेंस कुछ ऐसी है, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 4 into 5 into 6 and so on. So what will be the kth term? What will be kth term? kth term होगा 1 2 3। पहला फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट फैक्टर 1 then 2 then 3 and 4। तो n is k और फिर कंसेक्यूटिव टर्म है तो k plus 1 into k plus 2। k plus 2, यही आया ना। यस सर। तो बेटा इसमें तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये है k टाइम्स k plus 1, k plus 2 का प्रोडक्ट होगा k स्क्वायर प्लस 3k plus 2। मतलब ये हो गया तुम्हारा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। सर क्यूब
अब मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। n into n plus 1। Sn क्या होता है? Sn होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, जिसको हम सिग्मा नोटेशन से लिखते हैं तो लिखेंगे सिग्मा Tk, वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। बट Tk kth टर्म का फार्मूला हमारे पास है k क्यूब प्लस ट्रिपल ऑफ k स्क्वायर प्लस डबल ऑफ k वेरीज 1 टू n। सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, याद है? यस सर। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्लस 2 टाइम्स summation of first n natural number, and hope you remember all these results, है ना? ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यस सर। और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये तो सबको पता है। आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर तो आएगा, है ना? यस। ठीक है, अब जरा ई पार्ट बताओ। ई पार्ट ये तो हो गया सर। हाँ, क्या किया सर? नंबर ऑफ टर्म्स ही निकाल दी सर nth रो तक, तो उसके बाद तो हो ही जाएगा, तो वो तो नहीं? निकली। हो जाएगा नहीं, मान लो जो हुआ बताओ, मुझे आंसर चाहिए, मुझे थोड़ी हो जाएगा। सर nth रो तक सर नंबर ऑफ टर्म्स होगी 2n-1 होल स्क्वायर, वहां तक मतलब इतने नेचुरल नंबर्स का समेशन निकाल लिया हमको। एक मिनट, फिर से बोलो। सर nth रो का सम चाहिए, राइट? सर nth रो तक का नहीं चाहिए? नहीं, nth रो का सम चाहिए, nth रो, समेशन ऑफ नंबर इन nth रो। अच्छा अच्छा सर। वैसे nth रो तक का सम क्या होगा? सर तो सर तब तक की जो टर्म्स होगी वो तो 2n-1 का होल स्क्वायर वाली टर्म्स होगी। कैसे? सर जैसे nth रो सर, ये जैसे 1 2 3 4, तो सर ये पहली दो रोज में 4 टर्म्स है, तो वैसे nth रो तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 2n-1 का होल स्क्वायर होगी। नहीं, गलत बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बात को मैं मानूं कि तुम बोल रहे हो कि 2n-1 का होल स्क्वायर, यही बोल रहे हो ना? यस सर। तो फर्स्ट रो का सम, फर्स्ट रो में कितने टर्म होंगे? एक टर्म होंगे। 1 और फर्स्ट 2 रो में कितने टर्म होंगे? 4। बट यहां तो अलग आएगा ना, n की वैल्यू 2 डालो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना? यस सर। तो इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी गलती हुई। आई होप यू गॉट इट राइट। यस सर। तो प्रोग्रेशन में ना ऑब्जर्वेशन और पैटर्न को डिकोड करना ये बहुत मायने रखता है, और ये जब भी आप ऐसा डिकोड कर रहे हो, जब भी आप कुछ गेस कर रहे हो, तो बहुत केयरफुली, बहुत थोक बजा के करना है। आपने एक बार कर लिया, फिर उसको दोबारा देखो कि कहीं ये जो हम जजमेंट ले रहे हैं वो जजमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके लिए जज कर रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं, वो n के लिए जज कर रहे हैं तो 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, 2 के लिए ट्रू है कि नहीं। हाँ, n स्क्वायर होगी, हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। सुप्रीत ने बोला कि n स्क्वायर होगा। देखो ऐसे देखो, आप पहले टर्म का, पहली रो में एक ही टर्म है और वो है 1, दूसरी रो तक जाओगे तो 4 टर्म है, और लास्ट टर्म को देखो तो 2 स्क्वायर, तीसरी रो का लास्ट टर्म क्या है? 3 स्क्वायर, क्योंकि कंटिन्यूअस देखो तो नंबर ही तो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब नंबर्स कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर लिखे हुए, बट एक पैटर्न में लिखे हुए। पहले रो में 1 है, दूसरे में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, दो दो ऐड कर, दो दो टर्म बढ़ाते जा रहे हैं। तो 1 then 4 then 9, तो the end, the term which by which the rows end is perfect square or perfect square of numbers.
फर्स्ट रो में 1 स्क्वायर, सेकंड रो में 2 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर, तो nth रो में यहाँ पर n स्क्वायर होगा। और अगर आपको ये जजमेंट मिल गया तो आपको वर्चुअली ये मिल गया कि ये सारी नंबर को अगर ऐड करना हो तो 1 से लेके n स्क्वायर तक के नंबर को ऐड करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 से लेकर के n स्क्वायर, तो एक मेथड सबसे आसान सबसे बढ़िया मेथड तो यही है, क्या कि सम ऑफ नंबर्स अप टू nth रो is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 on so on so forth up to n square. So it is actually n square into n square plus 1 by 2 because first n square natural number का sum. Similarly, if I ask you sum of numbers up to n minus 1 rows, इसके पहले वाली रो पे जाओ, इसके पहले वाली जो रो, जस्ट इस रो के जो प्रीसीडिंग रो है वो कहां से एंड करेंगे? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, अगर मैं फर्स्ट रो के समेशन को t1 बोलूं, सेकेंड रो के समेशन को t2 बोलूं, थर्ड रो के समेशन को t3 बोलूं, और ये nth रो के समेशन को tn बोलूं, मान लो tn, तो ये हो गया तुम्हारा 1 t1 t2 t3 tn माइनस 1, फर्स्ट n माइनस 1 रोज का सम। तो आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हमें चाहिए सम ऑफ nth रो, सम ऑफ नंबर्स इन nth रो, क्या आएगी बताओ? n minus 1 का होल स्क्वायर into n minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 by 2। अगर इसको Sn बोल रहे हो, इस वाले समेशन को Sn माइनस 1 बोल रहे हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। यू गॉट द आंसर। एक तरीका ये है, दिस इज वन वे, देयर इज अनदर वे एज वेल। तो वैसे 3-4 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट अभी मैं 2 ही डिस्कस कर सकता हूं आपसे। इधर देखो ध्यान से, किसी भी रो को ऑब्जर्व करो तो एवरी रो इज एन एपी, ये भी एपी है, ये भी एपी, हर एक रो एपी है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इन एवरी रो द एपी हैज कॉमन डिफरेंस 1, यस और नो? Yes. No, it may be 1, it may be minus 1, it depends upon whether you are taking forward direction or backward direction, right? Yes. Yeah, and in order to get the summation of AP, what we need, किसी भी AP का सम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ये nth रो भी तो AP ही होगी और हमें इसका सम चाहिए। तो किसी भी AP का सम होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो उसका एक टर्म चाहिए होता है, या तो फर्स्ट टर्म मिल जाए या तो लास्ट टर्म मिल जाए, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें? तो फर्स्ट रो में एक टर्म है, दूसरे में 3 है, एक दूसरे में 3 है, हाँ, फिर 5 है, फिर से नंबर ऑफ टर्म भी एपी में है, राइट? तो लास्ट में 2n माइनस 1 टर्म होगी, तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 2n माइनस 1। अब बेटा मुझे नंबर ऑफ टर्म भी पता है, मुझे फर्स्ट टर्म n स्क्वायर है ये पता है, कॉमन डिफरेंस -1 है ये पता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। तो एपी का समेशन का फार्मूला क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ टर्म 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डबल ऑफ फर्स्ट टर्म 2n स्क्वायर प्लस 2a प्लस n माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म -1, तो 2n माइनस 1 माइनस 1, 2n माइनस 2 इंटू d इज -1। तो तुम्हारा सम ऑफ टर्म्स इन nth रो, जिसको मैं tn से डिनोट कर रहा था, वो tn क्या आएगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, हाँ बोलो, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो?
हेलो, बोलो। ये आंसर सर है। यहाँ पे 2n² की जगह ये नहीं आएगा, 2 × n−1 होल स्क्वायर प्लस ए आना था। क्या बोला? nth रो का फर्स्ट टर्म सर। फर्स्ट टर्म ये है, ये ना, इसकी बात करो ना। उल्टा हो गया, ठीक है। हमने इसको फर्स्ट टर्म लिया ना, उल्टा लिया ना। इधर इधर वाला फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। जैसे 1 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, तो यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। इसका टर्म निकालने के लिए सर हम आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, n−1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको उधर से फर्स्ट टर्म जो आएगी n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। या n², हाँ, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हो। और वहां से ये वाला टर्म निकाल के फिर कॉमन डिफरेंस 1 से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर अगर ये वाला टर्म निकालोगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म a मान लेना, और तब अगर इसको a मानना बेटा तो कॉमन डिफरेंस को तब 1 लेना, और नंबर ऑफ टर्म 2n-1, वहां से भी आंसर आ जाएगा। इतना नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मिडिल टर्म निकाल लो, ये देखो, और मिडिल टर्म निकाल के भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का समेशन मिडिल टर्म का डबल होता है ना। 1 3 7 13, इसका मिडिल टर्म निकाल लो, और मिडिल टर्म निकाल करके उसका डबल कर दो तो फर्स्ट और लास्ट का सम आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ टर्म बाय 2 कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसका आंसर निकालने के लिए। चलो 1 2 3 मेथड तो आपके सामने ही हो गया, राइट? क्लियर है ना, समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, तो ये मैं सब बेसिकली ये डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये लगना चाहिए प्रोग्रेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत चैलेंजिंग है। इतनी चैलेंजिंग है कि अभी भी ओलंपियाड लेवल पर ये कई सारी सीक्वेंसेस मिलती है जिनका समेशन फाइंड करना एक चैलेंज होता है। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी पूरा 1 घंटे मिलते हैं, 40-40 मिनट मिलते हैं एक सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे चैलेंजिंग समेशंस भी होते हैं, और उसके तमाम सम निकालने, तो 2 2 3 3 समेशन के मेथड्स निकालने होते हैं। हाँ जी, ये लो, इसके बाद ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसका आंसर आपने एरर फ्री कर दिया, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, एकदम परफेक्टली आपने आंसर कर दिया विदाउट एरर, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल आपकी पकड़ बन गई है, इनइक्वालिटीज की कॉन्सेप्ट है। ये दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं देता हूं 3 मिनट, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एनफ टाइम। लेट मी रिपीट इट। हमने क्या बोला कि, हमने नहीं बोला, आपने बोला, आपने बोला am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते हैं तो x + 1 + 6/x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x * 1 * 6/x⁻1/3 कर दिया। फिर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किया। ज्योमेट्रिक मीन तो चलो कांस्टेंट आ गया, और यहां से आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी या इक्वल है, इसका मतलब इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू ये है। ये जो इक्वालिटी का आपने प्रेडिक्शन किया, दैट प्रेडिक्शन इज रॉन्ग, बिकॉज इक्वालिटी तभी होती है जब am और gm इक्वल हो जाए। वो तभी होता है जब तीनों नंबर्स इक्वल हो जाए जिनका आप मीन ले रहे हो, और वो तीनों नंबर इक्वल नहीं हो सकती एक साथ, किसी भी x की वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। इसका मतलब है कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो आपने मिनिमम वैल्यू का जो प्रेडिक्शन किया, ये प्रेडिक्शन गलत है, दिस इज रॉन्ग। यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब देखते हैं कि भाई ये गलती हुई क्यों। गलती इसलिए हुई क्योंकि तीनों नंबर इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने AMGM लगाया तो इस नंबर को क्यों इन्वॉल्व किया। ये बेचारी 1, अगर मान लो हमें भाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x + 6/x+1 का मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम मतलब क्या, इसका मतलब हुआ x + 6/x का मिनिमम वैल्यू +1। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, 1 थोड़ी
चेंज हो सकता है, 1 की वैल्यू एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग 1 इनटू दिस रेस? भाई रेस तो x और 6/x के बीच में, 1 को क्यों फंसा रहे हो उसमें? 1 को क्यों इन्वॉल्व करने का जरूरत था? हमें तो सिर्फ इसके मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? हम AMGM लगाएं, x अपॉन x प्लस 6/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √6 एंड देयरफॉर x प्लस 6/x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 2√6 आएगा। x प्लस 6/x का मिनिमम वैल्यू अगर 2√6 है, और कब होगा ये? जब x इज इक्वल टू √6 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि x प्लस 6/x प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2√6 प्लस 1। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहानी में दम है कि नहीं है? तो जेई एडवांस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको अपना अकल का इस्तेमाल करना बहुत मैंडेटरी है। आप सिर्फ जो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, जो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंसी तब आएगी जब आप जस्ट अपार्ट फ्रॉम एंड अबव ऑल व्हाट यू आर लर्निंग, you are able to apply your brain, means you are alert enough, you are conscious enough to look at the situation, evaluate the situation, and wherever it is needed apply your brain, innovative होते रहो। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट समझ में आ गया। गलती पहले मैंने करके दिखाई, आपको वाली गलती समझ में आ गई ना? मिस्टेक समझ में आ गई कि नहीं, सबको ये बताओ। यस सर। हाँ जी, तो मिस्टेक समझ में आ गई, तो करेक्ट मेथड क्या है ये भी समझ में आ गया। मतलब अगर कांस्टेंट टर्म कहीं पर आ रहा है तो उसको आप इन्वॉल्व मत करो, और करना है तो पहले देख लो इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं। तो ये जो है कॉशन था जो आपने किया ना, ये कॉशन था, ये नहीं करना है। कॉशन में यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन में दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आपने कंक्लूड किया ना, ये गलत था। ये कभी भी अब मिनिमम और मैक्स वैल्यू निकाल रहे हो तो आप पहले देख लो कि वो मिनिमम की कंडीशन वेरीफाई हो रही कि नहीं, फुलफिल हो रही कि नहीं। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या वहां पर भी ऐसी मिस्टेक हुई है आपसे क्या? लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। ऑब्वियसली आपने लिखा x² प्लस 6 प्लस 4/x, तो इसको लिखेंगे 6 प्लस x² प्लस 4/x को क्या लिखेंगे? 2/x प्लस 2/x। और 6 तो कांस्टेंट है, तो ये 3 का मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में सोचो। AMGM अप्लाई करो किस पर? x² प्लस 2/x प्लस 2/x बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, and therefore x² plus 4/x का मिनिमम वैल्यू क्या आया? 3 टाइम्स 4 का क्यूब रूट, देन ऐड 6 प्लस x² प्लस 4/x का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4। गॉट इट? सिक्स नहीं देखा तुमने? चलो आप देख लो बेटा। कोई ना कोई ना, 1 लिख दिया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ऑफ मीन पर कई कई सारे वेराइटीज आपने देख ली। अब आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा एक समेशन ऑफ सीरीज टेकअप करने जा रहे हैं, विच इज अ मेथड टू सम अप द मिसलेनियस काइंड ऑफ सीरीजेस, एंड इट्स नेम इज VN मेथड। तो आप लिखेंगे VN मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सम ऑफ अननोन सीरीज। VN मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सम ऑफ अननोन सीरीज। जैसे कि आपने 4th एक्सरसाइज के सम्स किए होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो वो प्रोबेबली इस पर बेस्ड होंगे, राइट? तो VN मेथड क्या है?
हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? अब लेट मी डिस्कस इट, नहीं तो फिर आज ये कंसेप्ट रह जाएगा। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो जरा बताओ तो। इसमें बिना ब्रेक किए हुए मतलब डायरेक्ट मिस्टर एच। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो, ये 6 के ये तीनों टर्म को एक साथ? सर 6 को अलग करके एक्स स्क्वायर प्लस 4/x को कर दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का क्या किया तुमने? AMGN। तो कभी नहीं कैसे आएगा? राइट साइड में वेरिएबल नहीं आ जाएगा? यस सर, वेरिएबल। हाँ यस सर, यस। अब तो वेरिएबल जब तक राइट साइड में कांस्टेंट नहीं आएगा तो मिनिमम वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे बेटा? गॉट इट? यस। ठीक है। हाँ जी, तो वीएन मेथड पे आ रहे हैं भाई। वीएन मेथड क्या है? तो आप लिखेंगे इट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द समेशन ऑफ सीरीज, summation of an unknown series whose general term Tn is known or it can be obtained। मतलब अगर कोई ऐसी सीरीज है, नहीं टेलीस्कोपिक सम ही है, बात सही है, टेलीस्कोपिक सम है, बट टेलीस्कोपिक सम तो एग्जैक्टली वीएन मेथड नहीं होता है, वो वीएन मेथड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो वीएन मेथड क्या है? अगर ऐसी कोई सीरीज आपको मिल रही है जिसके टर्म्स का ऑब्जर्वेशन से आप उसके nth टर्म का फार्मूले को डिकोड कर सकते हो, मतलब उसका फार्मूलेट कर सकते हो, या उसका टीएन गिवन है और आपने उस टीएन को दो कंसेक्यूटिव टर्म में ब्रेक कर दिया। मतलब इफ यू पुट दैट टीएन एज अ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, then the summation of that series can be obtained। For example, suppose हमें ये summation निकालना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि you look at the terms and try to figure out can you write the general formula of nth term। So you say yes, you can find Tn because looking at the pattern, the numerator is 1 and 1, 2, 3, 4, the first factor is n and the second factor is consecutive to n. So you got Tn. So since I know that Tn of this series is given, or you can write it down। अब अगला टर्म आता है कि एक्सप्रेस Tn, मतलब पहला स्टेप तो यही होगा। स्टेप क्या हो, लिखते जाओ। पहला फाइंड जनरल टर्म Tn, जनरल टर्म Tn ऑफ सीरीज। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेस Tn एज Vn minus Vn plus 1, that is difference of consecutive term of any sequence Vn। और फिर तीसरा स्टेप तो अंडरस्टूड है। तीसरा स्टेप में कुछ नहीं करना है, T1 हो जाएगा तुम्हारा V1 माइनस V2 एंड T2 हो जाएगा V2 माइनस V3 एंड T3 हो जाएगा V3 माइनस V4 एंड ऑन एंड देन ऐड द टर्म्स ऑब्टेन्ड। बस यही 3 स्टेप्स फॉलो करने। जैसे Tn था, पहला स्टेप तो हो गया, फर्स्ट स्टेप जो था इस पूरी प्रोसेस का वो तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब आपने कर लिया ऑब्जर्व। अब दूसरे स्टेप पे आओ। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि जनरल टर्म जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है इसको आप ब्रेक करो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो मैंने देखा कि ये जो डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर कंसेक्यूटिव हैं नेचुरल नंबर, इसका मतलब उनका डिफरेंस 1 है। तो न्यूमरेटर के 1 को मैंने लिखा n+1 माइनस n, and by observing that way I get Tn gets split as 1 upon n minus 1 upon n plus 1।
So eventually it becomes the difference of two consecutive term of a sequence. एक sequence है Vn, such that Vn क्या है? Vn is equal to 1 upon n. तो ये अगर Vn है ना, तो ये Vn plus 1 हुआ कि नहीं हुआ? उसी सीक्वेंस का ये नेक्स्ट टर्म आ गया, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में ब्रेक हो गया, तो Tn हमारा आ गया Vn माइनस Vn प्लस 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू देते जाओ, T1 लिखो, T2 लिखो, T3 लिखो, T4 लिखो, और इसी तरह से लास्ट का दो टर्म Tn माइनस 1 राइट डाउन एंड Tn राइट डाउन Tn। बोलो V1 माइनस V2, मैं V के फॉर्म में लिख रहा हूं, और V2 माइनस V3, इसमें n की वैल्यू 3 डालो, V3 माइनस V4, V4 minus V5, and proceeding similarly Vn minus 1 minus Vn, और n को n डालोगे तो Vn minus Vn plus 1। अगर आप इसको उस तरह से लिखना चाहो तो 1 by 1 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 3, 1 by 3 minus 1 by 4, 1 by 4 minus 1 by 5, and proceeding similarly 1 by n minus 1 minus 1 by n, 1 by n minus 1 by n plus 1, ऐसे भी लिख सकते हो। Anyway, अब हमें ऐड करना है, मतलब T1 से लेके Tn तक का समेशन मतलब Sn आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू एडिंग, वर्टिकली ऐड करते समय आप देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, मतलब प्रीसीडिंग का सेकंड सक्सीडिंग के फर्स्ट को कैंसिल कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पिछले वाले से ये सारे कैंसिल हो गए। क्या आया? V1 माइनस Vn प्लस 1, या इधर से भी देखो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आ गया क्या? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एक ही बात है, V1 आ जाएगा 1 और Vn प्लस 1 आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1। तो फाइनल समेशन क्या आया? Sn का फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? क्या है Sn का फार्मूला? n plus 1 minus 1, n divided by n plus 1। अच्छा, वैसे भी देखो S1 क्या है? S1 है 1 by 2, मतलब 1 divided by 1 plus 1। S2 क्या है? 1 by 2 plus 1 by 6, तो ये आ जाएगा 3 plus 1, 4 by 6, 4 by 6 मतलब 2 by 3, तो 2 by 3 क्या होता है? तो 2 plus 2 upon 2 plus 1। तो अगर आप 2-3 टर्म को देखो तो ऐसे S3 क्या आ जाएगा? 3 टर्म का समेशन करोगे ना तो वो भाई आ जाएगा 3 upon 3 plus 1। एंड देयरफॉर एक पैटर्न बन जाएगा n upon n plus 1, यहां से वेरीफाई होगा। टेलीस्कोपिक में जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल हो। टेलीस्कोपिक में हो सकता है कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट या फर्स्ट टर्म का सेकंड वो थर्ड के फर्स्ट को कैंसिल करे, ऐसा भी हो सकता है। पैटर्न वहां पर भी कैंसिलेशन का बनता है, बट ऐसा एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव नहीं होता। हाँ, वो ज्यादा जनरल है, बट आइडिया तो यही है, बेसिक फंडामेंटल आइडिया यही है। ठीक है, तो वो मल्टीपल टर्म्स भी आ जाते हैं उसमें, मतलब हो सकता है कि 3 टर्म के डिफरेंस में ब्रेक हो जाए, या 4 के साथ 4 टर्म में ब्रेक हो जाए। ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपने आप करते करते आप अपने आप करने लगेंगे, उस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया ना? Vn मेथड समझ में आ गया सबको? अब कोई आपसे बोले व्हाट इज द समेशन ऑफ इनफिनिट टर्म, व्हाट विल बी S infinity इन सच केस, इन दिस केस? तो S infinity क्या होगा भाई? S infinity होगा 1। इस सीरीज के इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये कन्वर्जिंग सीरीज है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। वैसे भी हार्मोनिक सीक्वेंस कन्वर्जिंग होती है, हार्मोनिको हार्मोनिक है, 2 HP का प्रोडक्ट है, हार्मोनिको हार्मोनिक सीरीज। तो समझ में आ गया सबको? क्लियर है? Yes, sir. तो चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा इसका आंसर करो।
ये कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ में आ ही गया, कैसे ब्रेक करते हैं ये भी समझ में आ गया। तो एक ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है ना, तीन मैं लिख रहा हूँ। ए पहले करेंगे, ए फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो पहले आप ए पार्ट करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे। ये सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है, जल्दी करिए। ए, सी एंड बी। तो यूजुअली देखो एपी, जीपी, एजीपी, एचपी, इसके अलावा जो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है स्क्वायर, क्यूब और नेचुरल नंबर का सम, ये इतना आपको पता होना चाहिए। इसी पे बेस और वीएन मेथड का इस्तेमाल करके फिर आगे सारे सवाल कर सकते हैं। मोस्टली एक आध कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा मैं, दैट्स इट। इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर का जो समेशन मैंने प्रूव किया था, आप ध्यान से पलट के देखोगे तो x+1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, x+1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x+1 की पावर 4 माइनस x4, तो वहां पर वीएन मेथड ही यूज किया था यार, एग्जैक्टली वीएन मेथड ही यूज किया था विदाउट डिस्क्लोजिंग वीएन मेथड यूज कर रहे हैं। पहले तो इसका बताओ, ये इसका टीएन क्या है, व्हाट इज टीएन? 1/(1)(-1) 135 क्या लिखा, 1/2n-1। फर्स्ट फैक्टर होगा 2n-1 और दूसरा होगा 2n+1। टीएन आ गया। अब इसको ब्रेक करो। क्या ब्रेक किया आपको भाई, कैसे ब्रेक किया इसको? अब जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, ऐसे कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हो, तो वीएन मेथड में ब्रेक करने का बेस्ट तरीका होता है दोनों फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू फैक्टर्स? 2n+1 2n-1 का डिफरेंस क्या है? 2। डिफरेंस 2 है, तो 2 हमें चाहिए न्यूमरेटर में, तो कैसे आएगा 2? तो 2tn लिख दो, क्योंकि अगर मेरे को डबल समेशन मिल जाए, डबल ऑफ द सम मिल जाएगा, तो 2 से डिवाइड करके समेशन मिल जाएगा, तो ट्वाइस टीएन निकालो तो भी चलेगा। कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ टीएन को फॉर्मुलेट कर दो तो भी चलेगा। अब इस 2 को क्या लिख दो, इस 2 को लिख दो 2n+1 माइनस 2n-1 अपॉन 2n-1 इंटू 2n+1, एंड देयरफॉर तुम्हारा ब्रेक हो गया 2tn इज इक्वल टू 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। डेफिनेटली ये कंसेक्यूटिव टर्म है। अब हमें ट्वाइस t1 क्या आ गया, 1/1 माइनस 1/3। 2 टाइम्स t2 क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/5। 2 टाइम्स t3 क्या आएगा, 1/5 माइनस 1/7। बस इसी में n की वैल्यू 1 2 3 डाल रहे हैं। 4 डालेंगे तो 1/7 माइनस 1/9 ऐसा आता रहेगा। एंड लास्ट डालेंगे 2tn-1 एंड 2tn, हाँ जी 2tn क्या आएगा, 1/2n-1 1/2n+1। यहाँ क्या आएगा, 1/2n-3 माइनस 1/2n-1। एंड देन इफ यू ऐड ऑल दीज तो सम Sn का डबल 2 टाइम्स t1 t2 t3, ये सारा समेशन जो है वो सारे टर्म के समेशन का डबल आएगा, है ना। इट इज इक्वल टू, इधर में क्या फैक्टर कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिलेशन का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, तो आएगा 1 माइनस 1/2n+1। तो Sn क्या है, Sn n/2n+1 आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। Sn आ गया। S इंफिनिटी क्या आएगा, तो n को इंफिनिटी करोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो 1/2। और यहां से भी ऊपर नीचे n डिवाइड करके अगर इसको ऐसे लिखो 1/2 प्लस 1/n, तो n को इंफिनिटी करो तो यहां से भी 1/2 आएगा। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, एक ही बात। तो ये आ गया। अब इसको C पार्ट करो फिर B पार्ट करो, फिर जल्दी से फिनिश करो।
सर जो ब्रेक करने वाला स्टेप है वो तो मतलब एक्सपीरियंस ही आएगा ना, या कोई हर सिचुएशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अब वही मैं अभी पूछने जा रहा था आपसे कि इस पूरी प्रोसेस में जो 3 स्टेप हैं उसमें सबसे डिफिकल्ट स्टेप कौन सा है? तो सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही वाला है, ये वाला स्टेप, ये ब्रेक करना। और वो ब्रेक करने वाला इतना डिफिकल्ट है कि वो उसमें कंफर्ट लेवल तब आएगा जब सारे फंक्शन सीख जाएंगे तो इस ईयर के एंड तक जाते जाते, क्योंकि जितने तरह के फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह यूज होंगी, एक्सपोनेंशियल लॉग होगा तो उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर अलजेब्राइक फंक्शन है तो आप देख रहे हो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी यूज हो सकता है। ऐसे ही जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी ब्रेक करने का, तो वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो आप उसमें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है, नहीं होना तो नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, फाइट मारना है। अगर आप फाइट नहीं करोगे, सोचना छोड़ दोगे, स्ट्रगल करना छोड़ दोगे, तो आप इस वाले मेथड पे कमांड नहीं आएगा। और इस मेथड का कमांड लूज करने का मतलब है कि एक चांस एपी जीपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आता है, उसको करने का चांस मिस करना, क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्टली वीएन मेथड पर ही होता है, मोस्टली। मतलब अगर चार पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें एक पेपर में हो सकता है कि एपी जीपी एचपी कंबाइन करके कोई क्वेश्चन या इनइक्वालिटी ऑफ मीन पे आ जाए, अदरवाइज 3 में आपको सीक्वेंस का वीएन मेथड ऑफ समेशन ऑफ सीक्वेंस यूज हो रहा होगा। इनइक्वालिटी ऑफ मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एप्लीकेशन इतनी जगह पर होगा, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में होगा, तो इसलिए उस पर एकदम बिल्कुल उसी पर फोकस करता हुआ एक क्वेश्चन टारगेट करता हुआ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन एनॉर्मस है। बट ये जो है ये टिपिकल है, ये कोई भी फंक्शन नया पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी सीरीज बन जाया करेगी। तो इस पर आपको स्ट्रगल करना है, जो स्ट्रगल करता रहेगा वो कमांड पे आ जाएगा धीरे धीरे। अब इस पे क्या किया, इसका टीएन, बस टीएन ब्रेक करो, बाकी तो फॉर्मेलिटी है ना। इसका टीएन क्या होगा, 1/n इंटू n+1 इंटू n+2। अब क्या किया, अभी नहीं सी का बोल रहा हूं, अभी सी का। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर भी 2tn कर दो और इसको लिख दो n+2 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 इंटू n+2। तो इसमें क्या होगा कि 1 पहले बार लास्ट वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो एक आएगा 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। एक बार लास्ट कैंसिल हो जाएगा, एक बार फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट रहेंगे नीचे। तो अगर इसको आप vn बोलते हो तो ये vn+1 हो जाएगा। तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो आगे प्रोसीड कर जाना अपने आप, ठीक है। ऐसे बी पार्ट की बात कर लो, बस केवल ब्रेक कर दो और बाकी क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट कर लेना, ब्रेक मेरे साथ ही करो। हाँ बताओ बी पार्ट में कैसे ब्रेक किया। 1/2n - 1 into 2n+1 + 3। हाँ तो tn क्या लिखा तुमने, tn लिखा 1/2n - 1, वेरी करेक्ट, इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। फिर क्या किया, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्या होगा वो 4। तो आप 4tn = 4 टाइम्स दिस लिखना और इसको भी उसी तरह से ब्रेक कर लेना। मैंने लास्ट माइनस फर्स्ट ही क्यों लिया, क्योंकि देखो लास्ट माइनस फर्स्ट लेने पर जब लास्ट वाला फैक्टर कैंसिल होता है तो 2 कंसेक्यूटिव आते हैं, और फर्स्ट कैंसिल होता है तो भी 2 कंसेक्यूटिव बनते हैं। वो 2 कंसेक्यूटिव, जो पहला वाला 2 कंसेक्यूटिव आएगा वो vn होगा और नेक्स्ट वाला vn+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ब्रेक होगा 1/2n - 1 इंटू 2n+1 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3। अब अगर इसको आप nth टर्म बोलते हो किसी सीक्वेंस का
तो इसी में n को n+1 करो तो ये बन जाता है। तो ये है उसी सीक्वेंस का n+1 टर्म। तो 4 टाइम्स tn, मतलब जब इसको ऐड करोगे n की वैल्यूज पुट करके तो 4 टाइम्स समेशन मिलेगा, 4 से डिवाइड करके समेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और मेरे तुमसे पूछ लेता हूं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। एक समेशन मैं दे रहा हूं, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। Sn इज इक्वल टू 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial up to n into n factorial। ये समेशन फाइंड करो। मतलब प्रूव दैट, ऐसा बोलो, देन इफ Sn इज दिस देन प्रूव दैट Sn plus 1 is equal to n plus 1 factorial. Now it is more predictable, so hopefully I expect the answer from you, means solution from you. मतलब इवेंचुअली हमें Sn को n+1 फैक्टोरियल -1 प्रूफ करना है। तो Tn से स्टार्ट करोगे। Tn क्या है? n फैक्टोरियल इंटू n है। अब इस Tn को आप, बिकॉज ये तो कोई ना तो AP है ना तो GP है, मिसलेनियस सीक्वेंस है, तो n फैक्टोरियल इंटू n को कैसे ब्रेक किया? तो गुड 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 गुड, n को n फैक्टोरियल को एज इट इज रखा, n को लिख दिया n+1 -1, वेल डन। फिर n फैक्टोरियल इंटू n+1, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n+1 माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हो गया तुम्हारा n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ये Tn आ गया, और आगे तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो Sn जो है वो सिग्मा Tk होगा, k वेरीज 1 to n। ये हो जाएगा तुम्हारा n T1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस T2 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, T3 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 factorial minus 4 factorial, and it goes on and on. n+1 factorial minus n factorial, ये nth term आएगा। When you add them, you'll see that this cancels with this cancel with this cancel with this, that cancel with that। तो हमेशा हर एक का जो फर्स्ट है वो मतलब सेकंड है, सक्सीडिंग का सेकंड प्रीसीडिंग के फर्स्ट को कैंसिल कर रहा है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट सेकंड, एंड देयरफॉर योर आंसर इज। तो वीएन मेथड पर मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, वीएन मेथड क्या है, वीएन मेथड का इस्तेमाल करने में क्या करना पड़ता है। उस पूरी 3 स्टेप की प्रोसेस में सबसे चैलेंजिंग स्टेप क्या है? ब्रेकिंग द nth टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, राइट? उसी को प्रैक्टिस करते करते आपको कमांड करना है, ठीक है? अब आप आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? एक क्लास और हमें चाहिए इस टॉपिक पर, तो वो नेक्स्ट क्लास जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे देख करके, राइट? तो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे बेटा। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं वर्चुअली फ्रॉम माय साइड, यू आर फ्री, यू कैन अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लम। असाइनमेंट लेवल 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, तो आप करते रहिए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन में इश्यूज होंगे तो वो डिस्कस हो जाएंगे। तो अगली क्लास जो होगी वो इस पे डाउट क्लास होगी, ठीक है? और वो डाउट क्लास में ही मैं आपको, जैसे 2 डाउट क्लास तो कम से कम चाहिए ही होगी,
2 डाउट क्लास या 3 डाउट क्लास में जाकर के इसके सारे डाउट डिस्कस होंगे। तो उन्हीं डाउट क्लासेस में ही हम बचे हुए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग द कॉल। ओके, ओके Okay. सर। ठीक है, ठीक Yes, है। sir.